चलिए बाय सर। बाय बाय। તું જલ્દી એડ થા તો બધાને એડ કરવાની ખબર પડે. હા SYBCom. કાવ્ય આવે એટલે મને કહેજે. તું એડ કરવા માંડ, બધા બહુ લોકો લાઈનમાં છે. હા એડમિટ ઓલ કરી નાખ્યા, પણ પેલા જે નામ વગરના હોય તેને રિમૂવ કરી દેજે. Students without branch name will be considered as absent. मैं रोज रोज इंस्ट्रक्शन नहीं देने वाली. एब्सेंट नहीं, रूम में से रिमूव कर दो काव्या. ओके सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. Lenovo Tab.
विपनदीप शादी में है क्या? सर हाँ मेरे को यार शादी का मंडप बैकग्राउंड में दिख रहा है, क्या हाल है मेरे को? क्या बोलती पब्लिक? गुड मॉर्निंग। अभी भी आने वाले लोग। हाल बे मोक्ष तारा आज बद्धा डाउट क्लियर। भाई आज मोक्ष के अलावा और कोई डाउट नहीं पूछेगा। क्लियर? चलो आज पहले डाउट सेशन रखते हैं, उसके बाद में वीडियो लेक्चर स्टार्ट करता हूं, तो तब तक आने वाली पब्लिक आ भी जाएगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट फ्रॉम अ फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि सेकंड चैप्टर का भी वीडियो आपके पास ऑलरेडी आ गया है मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, बहुत सारे कंफ्यूजन दिमाग में आ गए, आई नो वेरी वेल। इसीलिए वो 30 मिनट से कम का वीडियो बनाया था, क्योंकि ओम भाई प्रताप नगर कौन सी दुनिया से हो? एलियन है सर, एलियन। एलियन? हाँ, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। ओके तो ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम में, ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम में अगर किसी को अगर कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर अगर डाउट है तो फर्स्ट वी डिस्कस दैट ओनली, एंड उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ एन इनकम, टेम्पलेट का पेज नंबर 8 फटाफट रिव्यू करो। डाउट है तो मैं वहां पे डिस्कस करता हूं, नहीं है तो जय श्री कृष्णा, मूव टू नेक्स्ट। एंड डाउट नहीं है तो फिर मैं डाउट पूछता हूँ। हाँ ऐसा भी नहीं, कहां से बद्दुच खबर पड़ी गई। क्योंकि जितने भी ब्रॉड प्रिंसिपल्स के जो पॉइंट थे वो मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर तो बता ही दिया था, बट हाँ सब्जेक्ट टू उसके लिए लेक्चर भी तो देखना पड़े ना। तो जिसने देखा होगा उसको तो वहां पे कोई डाउट नहीं रहा होगा, बट तो भी हाँ एक चीज मैं वहां पे क्लियर कर दूं, ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम ऐसा कभी भी स्ट्रेट वे क्वेश्चन नहीं आता। एक आध दो बार वो पहले पूछ चुके थे कि भाई डिस्कस एनी 2 और 3 कंसेप्ट्स, या वो स्पेसिफिक कंसेप्ट बता देते थे कि भाई ये 2 या 3 को अगर एक्सप्लेन करो। बट मेरे हिसाब से ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ एन इनकम इट्स अ हॉट फेवरेट टॉपिक फॉर योर एमसीक्यू। जो 20-25 पॉइंट जो आपको पेम्पलेट के अंदर दिए, समझ लो कि वो 20 से 25 क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट के ऊपर एक इंडिविजुअल एमसीक्यू बन सकता है। एंड अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस, ये पर्टिकुलर जो हमारा पॉइंट था, यहां पे हमने डिस्कस क्या किया था कि वेदर द पर्टिकुलर रिसीप्ट इज इनकम और नॉट। हमारा जो यहाँ पे डिस्कशन था ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम के अंदर, वो डिस्कशन था अबाउट कि पर्टिकुलर रिसीप्ट, आपके पास जो पैसा है क्या वो इनकम है कि नहीं। टैक्सेबिलिटी के बारे में मत सोचना, स्पेशली प्रोफेशनल स्टूडेंट, क्योंकि उनको थोड़ा ज्यादा पता है बाकी बीकॉम वाले की कंपैरिजन के अंदर, तो उनका दिमाग वहां पे भी दौड़ रहा होगा। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारा जो डिस्कशन था, स्पेशली जो लास्ट लेक्चर था, सॉरी सेकंड लास्ट टू लास्ट लेक्चर तो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का ऑलरेडी हो चुका है। तो ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम के अंदर, ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम के अंदर हमें सिर्फ वो जज करना था कि व्हाटएवर द पर्टिकुलर रिसिप्ट्स इन द हैंड्स ऑफ एसएससी, एसएससी के पास जो रिसिप्ट है क्या वो इनकम है कि नहीं। क्लियर? कोई डाउट? गुड मॉर्निंग नेहा, उठ जाओ उठ जाओ। हाँ आप स्क्रीन पे हो मेरे। चलो ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम में जहां तक मेरा एजम्पशन है किसी को कोई डाउट नहीं है।
वाह, वेरी गुड। चलो कोई एक लेक्चर तो समझ में आया। तो गो टू अ पेज नंबर 10 ऑफ द पैम्पलेट। वहां पे आपको एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन दिए है, देखो ऑन द पेज नंबर 10। पैम्पलेट मिला? हाँ पहले तो वो भी कहा सर, वो पैम्पलेट भी ढूंढना पड़ेगा। रखा तो यही था, मम्मी ने बस्ती में ना दिया हो न्यूज़पेपर के साथ। तो अक्षित पटेल, यस बेटा। सर हजू पैम्पलेट नहीं મળ્યું મને। જો હે ને એટલે તે મને એડ્રેસ મેસેજ ના કર્યું, ઘરે આવજે પેમ્પલેટ લઈને। ના એટલે સર અમારા સોસાયટીમાં કેસીસ વધારે છે ને એટલે અમને બહાર નહીં જવા ના દે। તો ના આવતો, જય શ્રી કૃષ્ણ, દૂરથી રહીશ। नहीं कई ब्रांच पड़ी? सुभानपुरा में। સુભાનપુર। हाँ काव्या, इनको पीडीएफ फॉरवर्ड कर देना पैम्पलेट का। Yes, sir. अक्षित पटेल। સર પીડીએફ તો છે મારી પાસે, પીડીએફ પડ્યું છે। हाँ, तो બીજું શું જોઈએ તને હવે? બસ તો એટલે વિડિયો બંધ हाँ કરીને ये કરી લો। तो पीडीएफ માંથી पेज नंबर 10 ओपन कर। હા તો हाँ વિડિયો બંધ કરી દો। कर दे, મને કોઈ વાંધો નહીં, પણ સારું, જશે જતો ના રહેતો। અહીંયા જ રહેશે, અહીંયા જ રહેશે। ચાલ વાંધો નહીં। ओके तो लेट्स स्टार्ट विथ, जिसको भी आंसर देना हो, हाँ बारी बारी हर एक को मौका मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेलेक्ट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर इनकम और नॉट बाय कीपिंग अ ब्रॉड प्रिंसिपल्स इन अ माइंड। ब्रॉड प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए हमें यहाँ पे सिर्फ आंसर देना है कि ये पर्टिकुलर रिसिप्ट इनकम है कि नहीं। एंड अगर हो सके तो मुझे ये भी बताना कि इसको हमारा, हमने जो ब्रॉड प्रिंसिपल डिस्कस किए थे जो 25-26 पॉइंट, उसमें से कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल होता है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉफिट मेड इन स्मगलिंग बिजनेस। विपन, इनकम सर। इनकम है कि नहीं? इनकम इनकम है। कौन सा पॉइंट था, कौन सा प्रिंसिपल इसको एप्लीकेबल होगा? इलीगल इनकम। Illegal income. Yes. In the eyes of income tax, there is a no difference between legal or illegal. Karibag Brusti. Yes, beta. Unmute yourself and ask your doubt. मैं सर डाउट के लिए नहीं था, आंसर के लिए। अच्छा आंसर के लिए था, तो तू अपने आप को अनम्यूट ही रख। ओके नेक्स्ट, चलो तेरी बारी। Reimbursement of the traveling expense received by Mr. Romeo, the salesman of Messrs. New World Company. हाँ सर इनकम है। इनकम है कि नहीं? हाँ इनकम है। Reimbursement का मतलब क्या हुआ ब्रुस्टी? सर नहीं पता। Anyone? प्रताप नगर त्रिलोक, त्रिलोक आज है कि नहीं? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। रियम्बर्समेंट का मतलब क्या हो बेटा? સર નહીં ખબર। આવું કરવાનું યાર, તારે આટલા રૂમ માંથી શોધ્યો કે તું ક્યાં છે? પણ દેખ કપ નહીં ખાવ। સ્કોલર છે સર, આવું ઓલા તે લાગે દોડ આયા। Moves. બસ moves. Reimbursement means સર કંપનીના બિહાફ પર કોઈ એક્સપેન્સ કરે એમ્પ્લોય અને એના એક્સપેન્સીસ માટે સેલરી પછી એટલે સેલરી કરતા વધારે જે એક્સપેન્સીસ હોય એ કંપની પે કરે ને એમ્પ્લોય ને તે। तो is there any benefit? Sorry sir? एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट हुआ? ના સર। No benefit. Reimbursement of expenditure, it is not considered as income. It is like a compensation. Yes Riya. So whatever the amount of the expenditures incurred on behalf of someone, अगर आप किसी के behalf से अगर कोई एक्सपेंस करते हो एंड अगर वही चीज अगर आपको वापस मिले, इट्स नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर। अगर आप मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालो और मैं गलती से आपको पैसे दे दूं, यस इट इज नॉट एन इनकम फॉर यू। तो गाड़ी की चाबी किसी को भी चाहिए तो ले जाना, ऐसे भी गाड़ी रिजर्व में। नेक्स्ट, तो रियम्बर्समेंट इज नॉट एन इनकम। थर्ड, बर्थडे गिफ्ट रिसीव्ड बाय मिस्टर अर्पित फ्रॉम हिज अंकल प्रताप नगर भूमि।
भूमि 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 आवाज आ गया Yes, बेटा? sir. हाँ आ गया। बर्थडे गिफ्ट इनकम है कि नहीं? नहीं। क्यों? જો કોઈ ગિફ્ટ અમુક અમાઉન્ટ થી ઉપર હોય તો કહેવાય કે ઇન્કમ માં ઇન્ક્લુડ થાય પણ हाँ सर यहाँ अगर अमाउंट कोई आपकी नहीं ये अमाउंट नहीं होती मैं अमाउंट किधर नहीं कदाच कोई नहीं याद हो तो हेलो हाँ बेटा बोल 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 मम्मी कई अमाउंट હતી રીમા સુભાનપુરા સર મને ખબર છે. મને ખબર છે એટલે તને પૂછતો मॉर्निंग सर गिफ्ट के लिए वो लिमिट कितना था 50,000 50,000 यस बट यहाँ पे कोई अमाउंट दिया ही नहीं है तो पर्सनल गिफ्ट इज नॉट एन इनकम ओके Income. नेक्स्ट लॉस incurred by रामजी भाई इन टेक्सटाइल बिजनेस देवम तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो प्रतापनगर देवम हेलो सर गुड मॉर्निंग हाँ लॉस incurred by रामजी भाई इनकम है कि नहीं ना નથી क्या रीजन એ નહીં ખબર ये સર. खबर नहीं करे એવું બધું નહીં પૂછવાનું એ આ મારા સિલેબસ માં નહીં આવતું ઓપી રોડ પટેલ ઓમ लॉस इनकम है कि नहीं अनम्यूट 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 कर अजी नहीं थी अनम्यूट शांति से अनम्यूट कर हाँ ओम श्रेय सुभानपुरा लॉस क्या आपकी इनकम है कि नहीं यस इनकम इंक्लूड अ लॉस टू पार्टिसिपेंट सानिया एंड और कौन था हाँ यस सानिया यस सर yes इनकम इंक्लूड्स type लॉस of income tax there is no difference between a positive or a negative income include a loss next in money received by wife for her dress and personal expenses यशवी प्रतापनगर यस सर पिन मनी का मतलब क्या हुआ पता नहीं सर वीडियो ना જોયો બેટા કેટલી મહેનત કરે હો આ વિડિયો માટે सर जो राहुल भाई निजामपुरा पिन मनी का मतलब क्या हुआ सुभानपुरा खुशबू पटेल यस सर थोड़े से मतलब कि अपने हस्बैंड की सैलरीज में से कुछ परसेंट हम लोग एक्सपेंसेस के लिए लेते हैं हाँ तो पिन मनी तो अगर ये इनकम है कि नहीं है सर नॉट एन इनकम इट इज नॉट एन इनकम जो भी मिला जितना भी मिला पूछ के लिया कि बिना पूछे लिया ये इनकम नहीं है क्लियर ओके नेक्स्ट मिस्टर जैन रिसीव्ड अ रेफ्रिजरेटर इन lieu of his salary कौन बताएगा चलो ओपन टू ऑल दर्शन सुभानपुरा Yes, sir. Mr. Jain received a refrigerator in lieu of salary. Sir, income. इनकम है इन lieu of का मतलब क्या हुआ सैलरी के बदले. सैलरी के बदले में इन एक्सचेंज ऑफ यानी आपको सैलरी भी मिला या तो सैलरी के बदले में अगर आपको रेफ्रिजरेटर मिले हमारा कौन सा पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा पता नहीं.
वो पता नहीं सर, इनकम है वो पता है। जानवी सुभानपुरा, ये इनकम है कौन से पॉइंट के हिसाब से? निर्मल कारलीबाग, शेख सानिया, यस सानिया प्लीज। Sir, different forms of income. The income can be in cash in or in kind. Yeah, different form of income. Income may be in a cash, may be in a kind. Very good. Next, second question. Determine whether, again वापस हमें वही डिसाइड करना है कि ये इनकम है कि नहीं. Okay, one by one. Start with rent-free accommodation provided by company to its employee. Rent-free accommodation. OP Road, Mihik. इनकम है कि नहीं? मीक अनम्यूट योरसेल्फ। मिहिर सुभानपुरा, यस सर। रेंट फ्री एकोमोडेशन दुपम, इट इज एन इनकम। इनकम कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल होगा? एम्प्लॉइज वाला, मतलब कंपनी आपको अभी जो हमने डिस्कस किया वही, इनकम में भी इन कैश और इन काइंड। यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो फैसिलिटी मिला वो भी आपके लिए इनकम है। नेक्स्ट, रियम्बर्समेंट ऑफ द कन्वेंस एक्सपेंसेस। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ओपी रोड दीप, दीप तिलवा, यस। रियम्बर्समेंट ऑफ द कन्वेंस एक्सपेंस इनकम है कि नहीं? ग्रीष्मा सुभानपुरा, not an income. Not an income, yes. Reimbursement is not considered as income. Next, lottery price rupees 50,001. 50,000 ની લોટરી લાગી. ઉદિત, यस सर। એટલે બહુ તાપ પડે ને ઘરમાં? हाँ सर, तो चाले सर। ओके, तो लॉटरी प्राइस इनकम है कि नहीं? सर है इनकम। क्यों, कौन से पॉइंट के हिसाब से? सर वो नहीं पता। वो नहीं पता। किसी को कोई पॉइंट अगर पता हो तो एनीवन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। लॉटरी प्राइस इसको दो पॉइंट एप्लीकेबल होते हैं। एक फर्स्ट जो हमारा था, रेगुलरिटी एंड डेफिनेट सोर्स, देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ इनकम, तो लॉटरी इज योर सोर्स ऑफ इनकम। एंड दूसरा था कैपिटल रिसीप्ट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। विनिंग ऑफ अ लॉटरी, इट इज अ कैपिटल रिसीप्ट। Capital receipt only taxable. Capital receipt is only taxable if it is specifically mentioned. And income की definition के अंदर ये mention है कि yes, winning from lottery is chargeable to tax. वो income है. Okay, next. Rent received by landlord from let out of the house property. विराज प्रताप नगर, rent received from house property, इनकम। yes, वो इनकम है। फर्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने जो वट एवर द इनकम्स आर देयर, इनकम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। कौन से 5 ग्रुप थे? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। इट इज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट, पिन मनी वापस डिस्कस करने की जरूरत नहीं, अभी हमने डिस्कस किया। Pin money is not an income. Okay. Profit made by student association from fun fair. Rima? Income. Yes or no? Income है कि नहीं? हाँ, income. है। कौन से पॉइंट के हिसाब से?
ये नहीं पता। वो नहीं पता। जुबानपुरा जूही, इनकम है कि नहीं? रिया कारेली बाग, यस सर, इनकम है। इनकम है। हाँ, इनकम प्रॉफिट घर मेकर। पे आके मारूंगा थप्पड़। Income made by student association. Sir, I'm not sure about this. It is not an income. पहले पॉइंट के अंदर तो यही एग्जांपल दिया भी था। It is not from a source, and वहां पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, surplus from a mutual activity is not an income. स्टूडेंट एसोसिएशन वो जब एक ग्रुप एक पैसा इकट्ठा करता है, उसमें से इन्वेस्ट करता है, उसमें से अगर कोई सरप्लस अगर बच जाता है, there is no any particular source of income. It is not an income. इनकम नहीं है। Revaluation of assets done by XYZ Limited. त्रिलोक, હવે તો આન્સર આપજો, ઇજ્જતનો સવાલ। बोलो सर। Revaluation of assets. सर एसेट्स तो डेप्रिसिएशन में जाए तो assets હું મને નહીં ખબર યાર, ઇન્કમ છે કે નહીં, બસ આપણે એટલી જ વાત, આપણા સિલેબસમાં એટલું જ આવે। नो सर। पता नहीं है कि इनकम नहीं है। संजय के ना पाड़े सर। हाँ, संजय के ना पाड़े છે। એને છોડ ને, તું તારો આન્સર આપ। સર નથી। સુભાનપુરા, सृष्टि प्रतापनगर, revaluation of assets, No, sir, not an income. not an income। क्यों? रीजन पता नहीं सर। रीजन नहीं पता, चलो जिसको रीजन पता हो, यस ये इनकम तो नहीं है। Who participant raise the hand? Who raise the hand? Sanya. Sir, income should be real, not fictional. Yes, income should be real, not fictional. No, mute हो गया था, my mistake। Okay, back to the point। तो revaluation of assets वो इनकम नहीं था। इनकम ऑफ स्मगलिंग, देवम, इलीगल सर। illegal income, yes। Next, loss suffered by, I want to say, Bauer Infotech Limited। लॉस इनकम है कि नहीं, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। यस, इनकम इंक्लूड अ लॉस। यस भैया। मैरिज गिफ्ट रिसीव्ड बाय मिस्टर अनिल फ्रॉम हिज फादर, मैरिज गिफ्ट इनकम है कि नहीं? नो, नॉट एन इनकम। गिफ्ट इज पर्सनल गिफ्ट, इफ एनीथिंग रिसीव्ड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इट इज कॉल्ड एज अ पर्सनल गिफ्ट। तो पर्सनल गिफ्ट इज नॉट एन इनकम। एंड मैरिज गिफ्ट में तो वो 50,000 की लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं होती। 50,000 मिले या पूरे 5 लाख, जितना भी मिला इट इज नॉट एन इनकम। अगर मिला तो कोरोना પછી કરજો, જે भी करो। एग्रीकल्चरल इनकम, यस। इनकम है कि नहीं? यस सर। यस, इट इज अ इनकम। हाँ, ये टैक्सेबल इनकम नहीं है। थर्ड चैप्टर में वापस मैं बताऊंगा कि ये इनकम है बट ये टैक्सेबल नहीं है। बट अभी तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वेदर इट इज अ इनकम और नॉट। क्लियर? नाउ ये फर्स्ट चैप्टर में से ऑन पेज नंबर 7 देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ द टर्म इनकम इज गिवन।
जो मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर कवर नहीं किया। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देवम, तेरे में से मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो इनकम का जो डेफिनेशन, इनकम का डेफिनेशन एग्जाम में आने के चांसेस 0%, बिकॉज वेन एवर वी सेज डिफाइन, तो डिफाइन का मतलब वहां पे 17-18 पॉइंट है, एंड द वेटेज ऑफ द पर्टिकुलर डेफिनेशन इट्स नॉट मोर देन 3 or 4 मार्क्स, मैक्सिमम 3 मार्क के लिए वो डेफिनेशन पूछते हैं। तो नाउ इट इज द एंड ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में से अब ध्यान से समझना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं डे बिफोर एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा, मेरी आदत है जिस दिन चैप्टर खत्म हो उसी दिन पेपर डिस्कस, कि ये चैप्टर में से एग्जाम में क्या आएगा। अब ये चैप्टर का सिलेबस था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर पेपर, यानी पहले 2 लेक्चर तो गए, अब बचे नेक्स्ट हमारे जो 4 लेक्चर थे। तो नेक्स्ट 4 लेक्चर्स की अगर हम बात करें, तो हमने 5 डेफिनेशन, 5 में से मैंने डिस्कस सिर्फ 4 किए, इनकम नहीं किया। इनकम का डेफिनेशन इतना लंबा है, एग्जाम के अंदर वो नहीं आ सकता। असेसमेंट ईयर के डेफिनेशन में कुछ है ही नहीं, आज भी बिठा दे उसके बाजू में। तो असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ 1 line only. Assessment year means the period of 12 months ending on 31st March every year. तो उसके भी एग्जाम में आने के चांसेस 0। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन बचे कौन से? 3। पहला पर्सन, दूसरा असेसी, तीसरा प्रीवियस ईयर। 3 में से एक गारंटेड एग्जाम में आएगा एंड आएगा ही। तो ये तीनों डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद करना जरूरी, कंपलसरी। सर फरी रिपीट करो ने कई 3। डेफिनेशन ऑफ द टर्म पर्सन, देन एसएसी, देन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का अगर डेफिनेशन पूछे, तो उसमें एक्सेप्शन लिखना नहीं है। प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन पूछे तो उसमें एक्सेप्शन लिखना नहीं है। बट अगर पूछा है कि डिस्कस द टर्म प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर के ऊपर अगर आपको शॉर्ट नोट डिस्कशन पूछा है, तो एक्सेप्शन के सिर्फ टाइटल मेंशन करने हैं, एक्सेप्शन के सिर्फ टाइटल मेंशन करने हैं। क्लियर? अगेन, आप में से अगर किसी को भी तीनों में से कोई भी डेफिनेशन में अगर कोई डाउट है, आपको तीनों में से पर्सन, एसएससी या तो प्रीवियस ईयर, अगर ये 3 डेफिनेशन में से अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन रेज द क्वेरी। अदरवाइज ये चैप्टर को हम वाइंड अप करते हैं। एनी डाउट? एक बार एनी डाउट? 2? सर हाँ बोल ना भाई, અહીંયા જ છું હવે, કઈ મીટિંગ થોડી જવું છે। હા બોલ। પ્રીવિયસ યર નું સર તમે કહ્યું ડિફાઇન આવે તો ખાલી એનું તો ડિફાઇન આવે તો 3 પાર્ટ ડિસ્કસ કરવાના। કયા 3 પાર્ટ? પહેલા, the previous year means the year in which you earn an income. Okay. Second, uniform previous year. From the assessment year 1989-90 onwards, all SSCs are required to maintain the financial year as a previous year for all sources of income. And तीसरा, in case of a newly set up business or profession or new source of income come into existence, the period of previous year it's commencing from રીમા આવું ના ચાલે યાર, ચાલુ લેક્ચર માં આવું જવાબ આપ્યો ને તો અહીંયા ઈચ્છા થઈ જાય। હા, તો period of previous year is commencing from the date of commencement of business or new source of income come into existence, and it is ending on immediately following 31st March. આવું વર્ડ ટુ વર્ડ રટ્ટા મારવો પડશે તો 4 में से 4, 5 में से 5 मार्क मिलेंगे। क्लियर मोक्स? हाँ, અને સર ડિસ્કસ કર્યો તો એક્સેપ્શન ના પેલા પોઈન્ટ્સ ખાલી ઉપર ડિસ્કશન માં આ જે 3 કેટેગરી છે એ 3 કેટેગરી માં એક एग्जांपल આપી દેવાનો કે ભાઈ व्हाट अबाउट द यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि एसएससी कैन मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द
कैलेंडर ईयर, बट इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें इनकम डिटरमाइन करना है एज पर फाइनेंशियल ईयर ओनली। या न्यूली कमेंसमेंट बिजनेस के लिए एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आज से हम कोई अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा, इट स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड खत्म कब होगा, आने वाली 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च 21 को वो खत्म हो जाएगा। एंड सिर्फ लिस्ट ऑफ द एक्सेप्शन इन फॉलोइंग केसेस द नॉर्मल हमारा जो रूल है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? ओके सर, डन। और किसी को कोई डाउट? ओके, तो नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड चैप्टर and first practical chapter of our syllabus, that is residential status. चलो, give the title in a notebook. अब चैप्टर का जो नाम है ना, चैप्टर का नाम लिखना रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेसिडेंशियल स्टेटस and scope of total income। बट यानी कि यहां पे दो पोर्शन है पर्टिकुलर चैप्टर के। जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो है हमारा सेक्शन 6, रेसिडेंशियल स्टेटस है वो है हमारा सेक्शन 6, जबकि स्कोप ऑफ टोटल इनकम है वो है हमारा सेक्शन 5। बट सेक्शन 5 की प्रोविजन ऐसी है कि इनकम इज टैक्सेबल सब्जेक्ट टू अ रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि जब तक आपको सेक्शन 6 क्लियर ना हो तब तक आप सेक्शन 5 का वर्किंग नहीं कर सकते। एंड इसीलिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस को पहले डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए जाएंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम ये दोनों के दोनों प्रैक्टिकल है, ये दोनों के दोनों प्रैक्टिकल है एंड दीज आर द ओनली 2 प्रैक्टिकल फ्रॉम यूनिट 1। यूनिट 1 में 3 चैप्टर है, जिसमें से सेकंड चैप्टर के अंदर 2 अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे। एक होगा रेसिडेंशियल स्टेटस का, दूसरा होगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम का। तो आपका एग्जाम क्या, व्हेनेवर आई यूज द वर्ड एग्जाम, मेरे केस में एग्जाम का मतलब एंड सेमेस्टर होता है। मैं कभी मिड सेमेस्टर को काउंट नहीं करता सर, वो तो हम भी नहीं करते, आजू बाजू वाले देख लेंगे। हाँ, तो इन केस ऑफ एंड सेमेस्टर जो आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 आएगा वो यूनिट 1 में से, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ध्यान से समझना, एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस 7 to 10 मार्क्स। उसके साथ शॉर्ट नोट, डिस्कस द टर्म प्रीवियस ईयर। उसकी और के अंदर एग्जाम्पल ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम 10 से 12 मार्क। उसके साथ वापस 3 मार्क्स ऑफ थियरी क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एसएससी। गॉट द पॉइंट? यानी ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर 2 प्रैक्टिकल पॉइंट है एंड दोनों के दोनों एग्जाम में आएंगे गारंटेड। आज तक का ट्रेंड है कि ये दोनों ऑप्शन में आते हैं, बट सर हमारी किस्मत अगर फुटेली हो, क्योंकि जो पूरी दुनिया के साथ जो नहीं हो रहा है वो जब से हम पैदा हुए तब से हमारे साथ ही हो रहा है, हर एक साल, हर एक एकेडमिक ईयर के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 मार्क का स्कोप ऑफ टोटल इनकम का सम आ जाए, उसके साथ 5 मार्क का रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है, यस, कुछ भी हो सकता है। यानी प्रैक्टिकल के अंदर नो ऑप्शन। क्लियर? तो ना, जो आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखा रेसिडेंशियल स्टेटस का, तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। आप हो सकते हो या तो रेसिडेंट या तो हो सकते हो नॉन रेसिडेंट, यानी रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। अब हमने टोटल 7 लीगल स्टेटस डिस्कस किए थे। 7 कैटेगरी हमारी कौन कौन सी? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, an association of person or body of individual whether incorporated or not, local authority and artificial judicial person not falling in any of the preceding category। આ રટ્ટા મારે નથી મારવાના, તમારે મારવાના છે। जैसे पेम्पलेट में है, मैंने जैसे बोला वर्ड टू वर्ड, तो एग्जाम में बस इसी तरीके से आना चाहिए। सर AOP BOI लिखेंगे और बाद में अगर नहीं लिखेंगे रजिस्टर्ड और नॉट, तो मार्क मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे ना, मिलेंगे बस 3 में से 2.5।
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कॉमा नॉट फॉलिंग ऑफ द एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरी। वो एक्ट में लिखा है, मैंने ऐड नहीं किया है। यानी जितना बोला है वो, आज जो 3 क्वेश्चन बोले ना, नोटबुक में अलग से लिख के रखना। नोटबुक में वो 3 क्वेश्चन लिख के रखना कि एग्जाम में आए तो यही लिखना है, यही रट्टा मारना है। तो जो 7 कैटेगरी थी उसमें से पहली 2 कैटेगरी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए अगेन रेसिडेंट कैटेगरी इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। रेसिडेंट कैटेगरी अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ऑर्डिनरी या तो नॉट ऑर्डिनरी। यानी कि कंक्लूजन क्या आया, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ध्यान से समझना। हाँ सर ये लाइन 10 बार सुन चुके वीडियो लेक्चर के अंदर, वापस आज 4 बार रिपीट करूंगा कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ आपका आंसर क्या होगा, पहला ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, तीसरा नॉन रेसिडेंट। ये 3 आंसर कब होंगे, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ओनली, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ओनली। बट बाकी की जो 5 कैटेगरी है, बाकी की जो 5 कैटेगरी है, वो 5 कैटेगरी के लिए आंसर होगा आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, दो में से कोई एक। क्लियर? ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रोविजन, कुछ पॉइंट जो मैंने जानबूझ के वीडियो लेक्चर में नहीं बताए थे कि जूम सेशन आप ढंग से सुन लो उसके लिए। तो अब जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। ये सारी चीजें कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्पल में दी होगी, जिससे हमें कोई निस्बत नहीं है। तो व्हाट आर दोस पॉइंट? पहला, किसी को अगर लिखना हो तो वो लिख सकता है, अदरवाइज समझना हो तो समझ लेना। फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू कैलकुलेट अ रेसिडेंशियल स्टेटस एवरी ईयर। मीन्स पॉइंट में अगर लिखना हो तो calculation of residential status, calculation of residential status is required every year. What it means? इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल, सर पिछले 10 साल से 15 साल से, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से लेके आज तक आई एम अ रेसिडेंट इन इंडिया। तो इस बार वापस चेक करना है, हाँ करना है। समझ में आया? लास्ट ईयर आप नॉन रेसिडेंट थे तो इस साल नॉन रेसिडेंट, लास्ट ईयर आप रेसिडेंट थे तो इस साल आप रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। तो सेकंड पॉइंट, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पास्ट पीरियड। सानिया, residential status of past period does not affect residential status of current period. Residential status of past period does not affect रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ करंट प्रीवियस ईयर या तो करंट ईयर। तीसरा, थर्ड, हमें जो रेसिडेंशियल स्टेटस जो ढूंढना है ना, ये रेसिडेंशियल स्टेटस होगा कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए, ना कि कैटेगरी ऑफ इनकम के लिए। तो राइट ऑन द सेम, रेसिडेंशियल स्टेटस should be determined, residential status should be determined for determined for person and not for source of income. Okay, तो ये पॉइंट का कंक्लूजन क्या आया? क्या आप ऐसा नहीं हो सकता कि सर मैं बिजनेस के लिए नॉन रेसिडेंट और सैलरी के लिए रेसिडेंट, नो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सर जॉब इंडिया में करता हूं तो पूरे 12 महीने में यहाँ पे जॉब करता हूं, बट एक महीने मैं पार्ट टाइम बिजनेस के लिए यूएसए चला जाता हूं।
एंड जब यूएसए में घूमने जाता हूँ तो वहां पे पार्ट टाइम में कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेता हूँ। तो सैलरी के लिए आई एम ए रेसिडेंट एंड बिजनेस के लिए आप नॉन रेसिडेंट। नहीं, एक बंदे का एक ही स्टेटस हो सकता है, दो स्टेटस नहीं हो सकते। मींस इफ यू आर अ रेसिडेंट फॉर वन सोर्स ऑफ इनकम, you are automatically resident for all other source of income. Clear? Next point, fourth, fifth जो भी आया है, residency status is determined. Residency status is determined on the basis of person's presence in India. यानी कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं इंडिया के लिए। इंडिया में आप कहां पे थे उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि सर मैं 2 महीना बड़ौदा, 2 महीना मुंबई, 2 महीने कोलकाता, 1 महीना श्रीनगर में मैं, या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो मुझे पता नहीं था कि सर एलओसी के इस साइड था कि उस साइड। तो मुझे कैलकुलेशन इंडिया का करना है। इंडिया का मतलब सिर्फ जमीन नहीं। मान लो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड बनाने के लिए हम 3 महीने बलून के अंदर लटके रहे, एयर बलून, हॉट बलून, तो क्या सर मैं इंडिया में था कि नहीं था? हाँ सर, कैन यू रिपीट द फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट क्या था बेटा? मुझे वही नहीं पता। फोर्थ पॉइंट क्या था बेटा? कोई बताओ। सानिया, फोर्थ पॉइंट क्या था? Is the residential status is determined on the basis of person presence in India. इंडिया में अच्छा, कहीं हाँ, तो वही उसी पॉइंट पे मैं हूँ। आपकी प्रेजेंस इंडिया में होनी चाहिए, इंडिया में कहां पे हो वो नहीं देखना है। अब जिस तरह से इंडिया की जो बॉर्डर है वो सिर्फ टेरिटरी, सिर्फ जमीन पे नहीं है, पानी के अंदर भी देयर इज अ बॉर्डर इंडिया, एयर के अंदर भी वहां तो इंडियन एयर स्पेस, कि भाई वॉर की सिचुएशन के अंदर इंडियन एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। तो अगर वो एयर स्पेस के अंदर भी अगर आप हो, इसका मतलब आप इंडिया, ये सारे प्रैक्टिकल पॉइंट है, एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आने वाला। तो सर क्यों फालतू में टाइम पास कर रहे हो, होशियारी तो माननी पड़े। हाँ, तो ये उसी के लिए, यानी आपकी प्रेजेंस इंडिया में होनी चाहिए। इंडिया में कहा एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा कि आप 3 महीने बड़ौदा में थे, बट फॉर वर्क पर्पस फॉर दिस डेट से लेके दिस डेट तक आप बैंगलोर चले गए। आपको तो डेट दिया ना, यानी हमारा कैलकुलेशन चालू, बड़ौदा के लिए रेसिडेंट और बेंगलोर के लिए नॉन रेसिडेंट ना। हमें इंडिया में देखना है, इंडिया में कितने दिन और इंडिया के बाहर कितना। क्लियर नेहा? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। गिर जाएगी वे, इतना जोर से भी मैं नहीं बोला। नेक्स्ट, वी हैव टू डिटरमाइन अ रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी एक मिनट मैं पहला पॉइंट बता दूं, उसके बाद वो पॉइंट लिखना कि व्हेन वी डिटरमाइन अ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स, अगर हम मिस्टर एक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें मिस्टर एक्स की प्रेजेंस देखनी है, उसके वाइफ की या उसके फैमिली मेंबर की प्रेजेंस का हमें कोई मतलब नहीं है। तो राइट इन द सेम, टू डिटरमाइन अ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, to determine a residential status of an individual, comma, residential status of his family member, residential status of his family member does not affect एग्जाम के अंदर में कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार ये नाटक करता था। मिस्टर एक्स आया, मिसिस एक्स गई, मिस्टर एक्स गया, मिसिस एक्स आई, और स्टूडेंट इतने डोडापन, इतने शान है ना, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, मिसिस एक्स लिखा है ना तो भी वहां पे एस काट देते। मिसिस एक्स वर्ड दिया है ना, एग्जाम्पल तो मिस्टर एक्स का है तो मिसिस एक्स नहीं, वो एस गलती से नहीं, वो जानबूझ के दिया है। तो अगर मिस्टर एक्स का क्वेश्चन पूछा है तो मिस्टर एक्स के ऊपर फोकस करना है, मिसिस एक्स का पूछा है तो मिसिस एक्स के ऊपर फोकस करना है, उसकी प्रेजेंस के ऊपर, मिसिस एक्स के ऊपर नहीं। हाँ, कि वो कितने दिन के लिए इंडिया में थी या था। क्लियर? ओके, तो नाउ हाउ टू डिटरमाइन अ रेसिडेंशियल स्टेटस, वो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट उससे पहले
मैं वो जो बेसिक कंडीशन वापस रिपीट कर दूं, क्योंकि कल उसमें बहुत दिमाग खपा गया था कि रेसिडेंट बनने के लिए 1 मिनट, हाँ मेरे पास स्क्रीन अवेलेबल है। मोक्ष, स्क्रीन विजिबल? यस सर। ओके, तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व करने का फॉर्मेट है। मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगा, तो अभी लिखने का ट्राई मत करना, अभी सिर्फ समझ लो कि पहले तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि मिस्टर एक्स रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। उसके लिए 2 कंडीशन थी, और 2 कंडीशन के बीच में जो हमारा वर्ड था वो क्या था? और के ऊपर फोकस करना, यानी 2 में से कोई एक कंडीशन। तो पहला कंडीशन ध्यान से समझो कि ही इज इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? देखो नीचे वर्किंग नोट नंबर 1, स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब क्या हुआ? 1/4/2019 टू 31/3/2020। ये 12 महीने के पीरियड के अंदर आप इंडिया में कितने दिन के लिए थे? वो इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल के अंदर दे दी जाएगी। वो कौन सी तारीख को आया, कौन सी तारीख को गया, कौन सी तारीख को आया, कौन सी तारीख को गया, एंड सो ऑन। अगर वो टोटल यानी कि करंट ईयर का मतलब 1920 का टोटल अगर 182 हो गया, एग्जैक्ट 182 या उससे ज्यादा, आपका आंसर क्या है? रेसिडेंट। आपका आंसर क्या है? रेसिडेंट। आपको दूसरी कंडीशन लिखनी है बट चेक नहीं करनी है। बट मान लो पहली कंडीशन का टोटल आया 100 दिन, कभी आईपीएल हुआ था लास्ट टाइम, और आईपीएल के लिए बहुत सारे फॉरेन के प्लेयर इंडिया में आए थे, एंड वो 2 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए रुके थे, यानी वो 182 डेज के लिए तो इंडिया में नहीं थे। बट सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है? ही इज इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर में 60, हाँ जितने भी क्रिकेटर, उतना तो अपना क्रिकेट सीजन चलता ही है कि फॉरेन प्लेयर्स इंडिया के अंदर 2 महीने के लिए रुके। तो उसके साथ एंड यहां पे ये वर्ड के ऊपर फोकस करना है, यानी 60 तो होना ही चाहिए, प्लस क्या देखना है? 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर्स। पिछले 4 साल, हमारा साल कौन सा है? 1920। तो 1920 के आगे के 4 साल कौन से होंगे? हाँ मैंने लिख के ही रखा है, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19। ये 4 साल का टोटल हमें चेक करना है। अगर ये 4 साल का टोटल अगर 365 हो गया, अगेन कहीं पे भी स्टे के अंदर कंटिन्यूअस वर्ड नहीं है, यानी 182, 60, 365 ये सारे टोटल है। अब 5 दिन आए फिर गए, 5 दिन आए फिर गए, 5 दिन आए फिर गए, हमें जितने दिन इंडिया में थे बस उसका टोटल मारना है, दैट्स इट। क्लियर? ओके। बट अब बहुत सारे लोगों को वो कंफ्यूजन था, वो एक्सेप्शन वाला। हाँ सर थोड़ू आमा कंफ्यूजन होतो, શું કહેવા માંગતા હતા મને ખબર જ ના પડી। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अब ध्यान से समझना वो एक्सेप्शन क्या था, ध्यान से, द पीरियड ऑफ 60 डेज, यानी ये जो पीरियड ऑफ जो 60 डेज है ना, ये 60 की जगह में हमें कितना लिखना है? 182। प्रोविजन ऐसी थी कि 60 जो डेज थे वो 182 हो जाएंगे। इसका मतलब वो 2 एक्सेप्शन केस के अंदर 2 कंडीशन क्या होगी? ही इज इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के अंदर आप 182 डेज के लिए होने चाहिए, और दूसरे में प्रीवियस ईयर के अंदर 182 एंड पिछले 4 साल में 365। अब मुझे ये बताओ, अगर प्रीवियस ईयर में आपका 182 हो गया, मोक्ष अगर तू लास्ट ईयर यानी कि 1920 में इंडिया में 200 दिन के लिए था, तो तू रेसिडेंट है कि नहीं? यस सर। यस, पहली कंडीशन हो गई, तो दूसरी देखने की जरूरत है नहीं है। नो। बट सानिया, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन ओनली। बट आप इंडिया में 100 दिन के लिए थे, तो आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नो सर। दूसरी होगी? यस सर। कहां से होगी? मैंने 60 को कट करके क्या लिखा है? 182 डेज। हाँ। सर आपने वो नहीं स्पेसिफाई किया। मैं बोला इन केस ऑफ 2 एक्सेप्शन, अभी मैं एक्सेप्शन की ही बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा ओके। हाँ, तो इस कहने का मतलब अगर पहली कंडीशन में 182 हो जाता है तो दूसरा देखना ही नहीं है, एंड अगर पहली कंडीशन में ही 182 नहीं होंगे तो दूसरी में 182 होने वाला है नहीं। इन शॉर्ट 2 एक्सेप्शन केसेस, वो 2 एक्सेप्शन केसेस क्या था? An Indian citizen who lives in India for an employment purpose or as a member of crew of an Indian ship, or
एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट पर्पस। तो ये दो केसेस के अंदर हमें सिर्फ पहली कंडीशन चेक करनी है। अगर पहली कंडीशन हो गई रेसिडेंट, नहीं हुई नॉन रेसिडेंट। एंड वो दो एक्सेप्शन ना हो, यानी इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन वर्ड ही नहीं है, इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन वर्ड ही नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? पहला हो गया रेसिडेंट, दूसरा हो गया रेसिडेंट, दोनों हो गया रेसिडेंट। अब क्लियर हुआ मोक्ष? सर लास्ट पॉइंट શું બોલ્યા તમે? એ ભગવાન કાલનો તું એક જ સેન્ટેન્સ હું મને મારશે। હા, રૂલ क्या है? इन केस ऑफ एक्सेप्शन, એટલે एक्सेप्शन तो क्लियर से पहले ही मैंने कही दे। हाँ हाँ एक्सेप्शन क्लियर। ओके, तो इन केस ऑफ एक्सेप्शन ओनली फर्स्ट कंडीशन इज इफेक्टिव, ओनली फर्स्ट कंडीशन इज इफेक्टिव, यानी पहला कंडीशन हुआ तो रेसिडेंट, नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट। ओके ओके, एंड अगर आपका आंसर रेसिडेंट आया, अगर आपका आंसर रेसिडेंट आया तो एडिशनल कंडीशन चेक करना है। एंड एडिशनल कंडीशन के यहाँ पे वर्ड क्या था? एंड, यानी पहला कंडीशन भी होना चाहिए, दूसरा कंडीशन भी होना चाहिए, यानी दोनों का वर्किंग करना कंपलसरी। क्लियर? तो ये फॉर्मेट फटाफट लिख लो, क्योंकि मैं मीटिंग खत्म करूंगा तो दूसरा क्लास स्टार्ट होगा। चलो, गिव द टाइटल। ये हमारा सम का फॉर्मेट है, सॉरी सॉल्यूशन का, नॉट सम का, सॉल्यूशन का फॉर्मेट है। सबको ये अभी लिखना है। एंड एग्जाम में एंड नोटबुक में जब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कंडीशंस आर कंपलसरी। रिया, प्रोफेशनल में कंडीशंस ना लखो तो चाले, बीकॉम के एग्जाम के कंडीशन लिखने के मार्क्स होते हैं। तो गिव द टाइटल, कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। आपके लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे लिखना, पेज के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे A.Y. असेसमेंट ईयर 2020 2021 राइट साइड के कॉर्नर पे लिख देना 1920, प्रीवियस ईयर 1920। ये हर एक सब में ऐसा कैसा फॉर्मेट है, कॉपी पेस्ट। ओके, गिव द टाइटल, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अगेन एग्जाम में कंडीशन का सेक्शन याद है तो ही सेक्शन लिखना, सेक्शन याद नहीं है ऐसा मत लिखना बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 ना, लिखो तो पूरा लिखो 6 सबसेक्शन 1, अदरवाइज मत लिखो बेसिक कंडीशन। क्लियर? ये कंडीशन आपके पैम्पलेट में भी है, ये कंडीशन आपके पास वीडियो लेक्चर में भी है, तो उसके लिए 5 लाइन छोड़ दो, कंडीशन लिखने के लिए 5 लाइन छोड़ दो। हाँ, तो इसके बाद ये 2 कंडीशन लिखने के बाद हमारा पहला वर्किंग नोट, गिव द टाइटल। 5 लाइन छोड़ने के बाद, कंडीशन लिखने के लिए 5 लाइन छोड़ दो, उसके बाद गिव द टाइटल, वर्किंग नोट नंबर 1, स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920, ये फिक्स ही है, 1920 ही होगा। स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920, ब्रैकेट में ये डेट भी लिख देना कि 1920 का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1/4/19, फ्रॉम 1/4/19 टू 31/3/20, टू 31/3/20। ओके, अगर पहला कंडीशन मान लो कि फर्स्ट कंडीशन का आंसर आया आपका मोर देन और इक्वल टू 182 डेज, तो ये वर्किंग हमें करना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो रेसिडेंट बन गया। बट मान लो पहली कंडीशन का आंसर
60 से ज्यादा बट 182 से कम आया, 60 से ज्यादा बट 182 से कम आया, तो दूसरा वर्किंग करना है। तो चलो राइट डाउन द सेकंड वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 2, स्टे ड्यूरिंग लास्ट 4 years, स्टे ड्यूरिंग लास्ट 4 years। ये 4 साल भी आपके फिक्स ही है, लिख लो 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। सामने जो डेज है वो इंफॉर्मेशन सम के अंदर होगी, उसका हमें टोटल करना है। क्लियर? यानी अगर मान लो ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि आंसर अगर आया नॉन रेसिडेंट, पहला कंडीशन भी नहीं हुआ, दूसरा कंडीशन में नहीं हुआ, तो यहां पे सम खत्म हो गया। बट मान लो पहला या तो दूसरा, दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है, पहला या दूसरा एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है, यानी हमारा आंसर आया रेसिडेंट, तो रेसिडेंट आंसर आए तो हमें आगे का वर्किंग करना है। चलो गिव द टाइटल एडिशनल कंडीशन, नेक्स्ट लाइन में एडिशनल कंडीशन under section 6 subsection 6, additional conditions, additional condition under section 6 subsection 6। अभी विजिबल है? कंडीशन आपके पेम्पलेट में ऑलरेडी दिया है, 5 लाइन कंडीशन लिखने के लिए छोड़ दो, 5 लाइन कंडीशन के लिए छोड़ दो। हाँ, तो ये 2 कंडीशन एंड 2 कंडीशन के बीच के अंदर वर्ड है एंड, यानी हमें 10 साल का रेसिडेंशियल स्टेटस भी देखना है, 7 साल का टोटल भी करना है, तो ये कॉमन वर्किंग होगा। चलो ये सॉरी तीन कॉलम बनाओ, ईयर, डेज एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, years, days and residential status। 9, 10 से स्टार्ट करना है, यहां पे हम टोटल लिखेंगे एंड टोटल कितने का लिखेंगे, तो टोटल करेंगे ना, तो टोटल आएगा 7 साल का। ये 7 साल का टोटल करना है, 730 होता है कि नहीं, 10 साल का नहीं, यानी यहाँ के जो डेज है, डेज हम लिखेंगे सही, बट यहाँ पे टोटल के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो हाँ टोटल यहां से स्टार्ट होगा आपका, यहां से लेके यहां तक। क्लियर? अभी कोई अगर पर्सनल डाउट या क्वेरी हो प्लीज आज के लिए वो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर, या अभी मैं फ्री हूं, आप यू कैन कॉल मी ऑन 9824277399। क्लियर? चलो तो आज का सेशन में यहीं पे एंड कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो क्लास से आपके एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी पूरा लेक्चर वर्ड टू वर्ड देखना होगा एंड अगेन वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर नोटबुक के अंदर कंडीशन, यहां पे तो मैंने बोला कि कंडीशन एज पर पैम्पलेट, सॉल्व करने के टाइम पे कंडीशन एज पर पैम्पलेट नहीं, वहां पे सारी कंडीशन नोटबुक में लिखनी है। क्लियर? चलो फटाफट टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण। बाय सर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बाय, खिसकोले उदित खिसकोले, उदित खिसकोले, प्लस रे मफत। बाय।